हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपना लेक्चर नंबर 5 पॉलीसेकेराइड्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि पॉलीसेकेराइड होता क्या है। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। सेकेराइड यानी कि शुगर यूनिट। तो जब हमें मल्टीपल शुगर यूनिट्स मिले हाइड्रोलिसिस होने पे तो वो हमारा पॉलीसेकेराइड कहलाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल स्टार्च दो पार्ट में टूटता है, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है अभी इन डेप्थ पढ़ते हैं। ये ऊपर इन शॉर्ट दे रखा है, लास्ट में जब पूरा पढ़ लो तो रिवीजन के लिए ताकि आपको हेल्प मिले। देखो सबसे पहले बात आती है स्टार्च एक मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स होता है प्लांट्स में। ये पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट से मिलके बनता है। और मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है प्लांट्स का, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो फूड वगैरह स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है, यानी कि पानी में डिजोल्व होने वाला, और ये 15 to 20% कंस्टिट्यूट करता है स्टार्च का। और इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। कैसे अल्फा डी ग्लूकोज को बहुत टाइम ऐसे बार जोड़ दो, मतलब एन टाइम्स, और जैसे माल्टोज बनाया, माल्टोज के बाद बन गया, उसी में फर्दर ऐसे कंबाइन करते जाओ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स को, तो आपके पास अमाइलोज बन जाएगा। और अमाइलोज का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। कैसे बनता भी हम बना के देखते हैं उसको स्पेसिफिकली। तो देखो सबसे पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट बनाएंगे। हम सबको पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट कैसे होती है, ठीक है। तो लेट जस्ट वेट दिस, समटाइम्स कॉपी करने में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले देखो हमें पता है अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है, HOH HCH2OH, इस तरह से बन जाएगा। जहाँ H वहाँ OH, जहाँ OH वहाँ H आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारे पास स्पेसिफिकली कि इसी को हम कॉपी कर लेंगे, मेरे पास ऑप्शन है ताकि टाइम बचे हमारा स्पेसिफिकली। तो ये बन गया। अब हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और माल्टोज की फॉर्म में, जैसे हमने देखा कि उसकी फॉर्म में है, तो यानी कि यू शेप बनेगी। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और इस तरह से यहाँ पे लिंकेज देखने को मिली, C1C पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिमिलरली आगे जो ये सेकंड वाला हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका फर्स्ट कार्बन और थर्ड वाले का फोर्थ फर्दर अपनी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेगा। इसी तरह से N यूनिट्स जो है, मैं कह रही हूँ कि ऐसे जुड़ती जाएंगी। तो इस तरह से स्पेसिफिकली हमारी लिंकेज हमें देखने को मिलेगी। और अमाइलोज का स्ट्रक्चर जो स्टार्च का एक कंपोनेंट होता है उसका हमें ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्टार्च का अमाइलोज वाला पार्ट हमारे को मिल गया, जिसका है लीनियर स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली। नाउ अब इस नोट्स के थ्रू ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना है स्ट्रक्चर वगैरह। बस इतना याद रखना कि क्या होता है वाटर सोल्यूबल वगैरह, ये सारी चीज़। फिर अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल है और ये 80 to 85% पार्ट कंस्टिट्यूट करता है, और ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। नाउ अमाइलोपेक्टिन में क्या होती है, C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और साथ में ब्रांच होता है। माल्टोज ड्रॉ करे, ठीक है। माल्टोज का जो वो सेकेंड वाला अल्फा डी ग्लूकोज था और नीचे वाले का फर्स्ट वाला, इनमें क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा इनसे भी, कि CH2OH वाले से OH चला गया, ऊपर वाले से H चला गया, तो यहाँ से स्पेसिफिकली वाटर बाहर निकल जाएगा और C1C6 हो जाएगी। कैसे होता है अभी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो अल्फा डी ग्लूकोज हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ी सी टैब में दिक्कत हो रही थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, सो यू नीड टू जस्ट वेट अ सेकेंड और वी विल बी ईजली सॉल्व दैट। ओके, सो देखो सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज हमने ड्रॉ किया। तो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट ड्रॉ करी, हम सबको पता है HOH फिर CH2OH, ठीक है। इस तरह से हमने ड्रॉ करा स्पेसिफिकली अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ से हमने पहले तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर ली एक माल्टोज में, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। नाउ इसी को सेम हम ऐसे एज इट इज़ हमें नीचे बनाना है। तो अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट और नीचे, और हमें पता है ये N टाइम्स ऐसे कंटिन्यू होगी, बट यहाँ पे क्योंकि अमाइलोपेक्टिन का बना रहे हैं तो यहाँ पे ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। देखो इसी तरह से हमें नीचे स्ट्रक्चर बनानी है और वो नीचे भी N टाइम्स आगे जाके होएगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले और सिक्स्थ वाले के बीच में वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ से स्पेसिफिकली C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर होगा, दैट टू ब्रांच वाला, वो दिखेगा। बोर्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि क्या डिफरेंस होता है और किस में C1C6 होती है, किस में C1C2 होता है। फिर आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और इसको एनिमल स्टार्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च होता है उसकी तरह सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो एनिमल बॉडी में स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन, इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन से, और उससे भी ज़्यादा ब्रांच होता है क्योंकि हाईली ब्रांच होता है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है हमें। और ये लीवर मसल्स ब्रेन में प्रेजेंट होता है, फंगाई ईस्ट में भी पाया जाता है। और जब हमारी बॉडी को
लाइक से ग्लूकोज चाहिए तो ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज देने के लिए, तो इस तरह से हमें ग्लूकोज ऑब्टेन होता है। फिर आता है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो पॉलीमर होता है हमारा किसका, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का, कि बीटा ग्लूकोज जो है एन टाइम्स बार बार जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो है सेलुलोज ऑब्टेन हो जाएगा। तो बीटा ग्लूकोज यूनिट याद रखना, यही स्टार्ट सेलुलोज में डिफरेंस होता है कि वहाँ अल्फा था यहाँ बीटा है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे एन शेप बनती है। एन शेप क्यों बनती है समझो ध्यान से, स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ पे बीटा आता है और हमें पता है जहाँ बीटा आ जाता है ना स्पेसिफिकली वहाँ एन शेप बनते हैं। सेलुलोज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्लांट किंगडम के लिए, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल इससे मिलके बनी होती है सेलुलोज से, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बीटा ग्लूकोज यूनिट्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, हमने देख लिया था स्टार्च में अमाइलोज में यू शेप थी, यहाँ पे एन शेप होगी क्योंकि बीटा है, ये बात मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, फिर रिपीट कर दिया। और यहाँ पे भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगी, ये भी याद रखना कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने बीटा वाली यूनिट बनाई, लाइक यहाँ पे हम बीटा वाले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। हमें पता है बीटा में बस OH आ जाएगा और बाकी सारा हमें ड्रॉ करना आता ही है, ठीक है। साइड में कैसे सारे कंपाउंड्स लिखने, लाइक HOH, वो सारी चीज़ें हमें पता ही है, ठीक है। तो हमने फोर्थ और सिर्फ उस वाले पे किया, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या होगा, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी सारा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं और हमें पता है कि लीनियर स्ट्रक्चर है तो n टाइम्स आगे जाके हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल नोट्स में जो स्ट्रक्चर रो है वो आप अपनी नोटबुक में कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए, ऐसे है हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। और याद रखना सेलुलोज ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास सेलुलेज एंजाइम जो होता है वो एब्सेंट होता है, ये रीज़न होता है कि हम सेलुलोज नहीं खा सकते। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है, ऑल्सो स्टोरेज मॉलिक्यूल जैसे स्टार्च हो गया प्लांट्स में, ग्लाइकोजन हो गया एनिमल्स में, तो उसलिए यूज़ होता है। बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा RNA DNA के अंदर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे 2-deoxyराइबोज या D राइबोज, वहाँ पे शुगर प्रेजेंट होती है हमारे पास स्पेसिफिकली, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल वाला पार्ट है ना, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है, ये वाला पॉइंट NCERT में मेंशन है इसके यूजेस में, तो ये याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना विटामिन कंप्लीट करेंगे, अभी कार्बोहाइड्रेट हो चुका है।